हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो हाल ही में एग्जाम हुआ है आपका, है ना। तो आप सब लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, अपना लेवल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सारे विद्यार्थी को इस वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डीएलएड की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल कहता है पारिस्थितिक तंत्र में लगभग ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आयतनिक क्षमता, आयतनिक प्रतिशत क्या है, यानी कि आयतन यानी कितना, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो आएगा दोस्तों 20.95% आएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा दोस्तों, है ना, ये कितना हो जाएगा 20.95% होगा। और ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है 0.04%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच में है, एलईडी का आविष्कार किसने किया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान का सवाल है, तो इसका जो आंसर हो दोस्तों निक होलोन्याक ने किया था, निक होलोन्याक ने किया था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कहता है दोस्तों एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है और पानी में दोस्तों अवतल लेंस की तरह, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो आपके एग्जाम में सवाल इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो अपवर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर वायु में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस, तो याद रखना 1 से 1.33 के बीच में होगा, एकदम सटीक सा आंसर है। ठीक है, 1 से 1.33 के बीच में होगा। कब? जब वायु में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में उत्तल लेंस और अवतल लेंस छोड़ देता है, अभिसारी और अपसारी केवल कहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप होती है। अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होता है? CO2 की अत्यधिक मात्रा से, कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिकता, है ना, SO2 एवं NO2 की अत्यधिक मात्रा, NH3 की अत्यधिक मात्रा। तो अम्लीय वर्षा जो होने का कारण दोस्तों SO2 और NO2 की अत्यधिक मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा है ना। देखिए इस तरह के सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करके जाते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवतल लेंस का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या सीखा? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेंगे तो दर्पण का तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे नहीं जब भी हमारे आंख में प्रॉब्लम होगा। तो क्योंकि दर्पण क्या कहता है, दर्पण एक साइड से रंगा हुआ रहता है, तो भाई एक साइड से रंगल रहेगा तो आगे हम देखेंगे कैसे। तो याद रखना वैसे दोनों साइड से दिखना चाहिए, तो उस तरह को लेंस कहते हैं ना। तो वहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था, है ना, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जब आप निकट दृष्टि दोष होगा ना, सॉरी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए आप सभी लोगों के लिए अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण एक वस्तु के आकार का आधा आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक वस्तु दूरी क्या है। यानी कि दोस्तों हमसे u की वैल्यू सबसे पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, अवतल दर्पण है, प्रकृति दर्पण की बता दिया क्या है, अवतल दर्पण है, और फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है दोस्तों, तो फोकस दूरी जो होगा -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या कहता है दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का आधा है, यानी u/2 है, यानी v के जगह पे हम क्या लिखेंगे, u/2। अब वस्तु दूरी निकालना है, तो आप लोगों को दर्पण सूत्र क्या याद है आप लोगों को? हाँ सर, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब दर्पण सूत्र याद है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो आगे बढ़ेंगे तो 1/f को हम तो लिख सकते हैं भाई 1/20, है ना, 1/20 लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए 1/u रहने देते हैं, u का वैल्यू तो निकालना ही है, लेकिन 1/, अब v के जगह पे u/2 लिखेंगे, u/2 लिख दिए, ये तो ऊपर चला जाएगा,
तो हम डायरेक्टली 2 हटा करके ऊपर लिख दें, यहाँ पे लो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्या करो, 1/20 एलसीएम लेंगे u, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 20 × 60 -20 सेंटीमीटर, सॉरी -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो ये बता रहा है ना कि वस्तु उतना पीछे है, ठीक है ना, दर्पण से उतना पीछे की ओर है ना। तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक है 60। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, किस पीएच मान पर OH की सांद्रता 10 के पावर -14 मोल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो तापमान जो पीएच मान है वह 0 होता है, ठीक है। आप लोग को एक फार्मूला होता है, ठीक है, लॉग वाला, तो वो याद रखना पड़ेगा। ऐसे ध्यान रखिए कि 10 के पावर -14 मोल लाना है तो पीएच मान 0 रखना पड़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि टेल्यूरियम है ना, टेल्यूरियम उस समूह में है जिसमें यह है, यानी कि इस जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समूह में टेल्यूरियम मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रहे दोस्तों, उसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन का जो स्तंभ है उसमें आप देखिएगा तो टेल्यूरियम पाया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा जल में न्यूनतम घुलनशील है। तो देखिए ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट, तो इस सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के सवाल हैं, तो जो हो जाएगा दोस्तों वह FeHOOH3, ठीक है। FeOH3 जो है दोस्तों जल में न्यूनतम घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें से कौन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है ना। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है दोस्तों, तो वह है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। कार्बन भी बहुत ज़्यादा करेगा, कोयला भी बहुत ज़्यादा करेगा, पेट्रोल तो कर ही रहा है सर, आज के युग में देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का अवयव है ना। बायोगैस का अवयव पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा मीथेन दोस्तों। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, डीएलएड के एग्जाम में, ठीक है, हाल ही में पूछा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत शिफ्ट में हुआ है, पता है ना, एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा था, और लगातार लगता है 14 से 20 तक चला था, 14 से 20 तक चला था, ठीक है, 6 दिन एग्ज़ाम चला था, 36-18 सेट हुआ आपके एग्ज़ाम का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है ना। साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है दोस्तों, तो निर्मल होने का जो सिद्धांत है वह है पृष्ठ तनाव, है ना। साबुन का निर्मल होने का जो सिद्धांत है वह है पृष्ठ तनाव, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, कहता है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण का तापमान प्रभावित होता है ना। ग्रीन हाउस गैस भी होना चाहिए और वातावरण के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम, ठीक है, CO2 जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर से इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा क्या उत्पन्न करती है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो मालूम होना चाहिए सूर्य का जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है ना, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन का आंसर पता होगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है कि वायुमंडल में कितना नमी है ना, पानी होने की कितना संभावना है। चलिए भाई अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम है दोस्तों। न्यूटन के गति के कितने नियम है, 3 नियम है, पता है ना। न्यूटन का प्रथम लॉ बल की परिभाषा देता है, न्यूटन का दूसरा गति नियम बल का व्यंजक प्राप्त देता है, यानी कि फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, और तीसरा जो है दोस्तों कहता है कि कोई भी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो वह भी वस्तु आपके ऊपर बल लगाए, यानी कि अगर आप क्रिया कर रहे हैं तो उसके अपोजिट भी क्रिया होगी, ठीक है। यही कहने का मतलब है न्यूटन साहब का। प्रिंसिपिया नामक बुक में उन्होंने न्यूटन के गति नियम को दिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है दोस्तों फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर पता है तो यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो मिला लीजिए।
K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24 H2O। ध्यान रहेगा फिटकरी का रासायनिक सूत्र। चलिए, मैंने बोला था ना कि आपको रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखना है दोस्तों, हर एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि λ1 तथा λ2 एवं λ3 क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि वायु में, जल में और इस्पात में गमन कर रहा है। तो बताइए इसका मोशन क्या होगा, है ना, स्पीड किसके अकॉर्डिंगली होगा। तो देखिए दोस्तों, जो जितना ज़्यादा ठोस में होगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा चलेगा अनुदैर्ध्य तरंग का। ठीक है, तो बताइए इस्पात सबसे ज़्यादा टाइट रहेगा, है ना, तो 3 सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसके साइड मुंह खुला रहता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो 3 की साइड है, फिर उससे कम कौन होगा भाई, जल होगा, और उससे भी कम वायु होगा। ठीक है, और उससे भी कम क्या होगा, 0 किस में होगा, निर्वात में होगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं, है ना। देखिए प्रत्यवर्ती धारा को यानी AC टू DC में कन्वर्ट करने वाले को रेक्टिफायर कहते हैं। इन्वर्टर मत मार देना, इन्वर्टर गलत हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए आपके एग्जाम में इन्वर्टर दिया है कि सब बच्चा तो इन्वर्टर जानता है ना, तो जो फिजिक्स का जो नियम कहता है वो रेक्टिफायर कहता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करती है, तो अवरक्त किरण उत्सर्जित करती है। ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों, अवरक्त किरण उत्सर्जित करती है। अगर मैं परावैंगनिक किरण की बात करूं तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है परावैंगनिक किरण का उपयोग कहाँ होता है, तो कीमती पत्थरों की पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स किरण का भाई चिकित्सा के क्षेत्र में, जासूसी के क्षेत्र में, ठीक है, फिंगरप्रिंट वगैरह होता है ना। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारक बनता है। ऑप्शन है कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आई होप आप सभी को पता होगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो प्राकृतिक गैस होगा। ठीक है ना, DLED के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2-3 बार रिपीट किया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी होती है, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वह अपनी आंखों से कितनी दूर और कितना कम दूर देख सकता है। तो अगर मिनिमम की बात करें 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम की बात करें तो अनंत। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है दोस्तों कि बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या है। तो देखो दोस्तों, जो हीटर में जो कॉइल लगा होता है उसका सबसे पहले वो किस धातु का होता है, तो नाइक्रोम का होता है। और ये जो नाइक्रोम वायर है दोस्तों, उसका प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है, यानी उच्च होता है, और गलनांक भी उच्च होता है ना। देखिए अगर वह हीट कर रहा है यानी कि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी वह गर्म होगा, है ना। विद्युत ऊर्जा को अगर आपको लॉस करना है तो प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लॉस करता है, यानी ऊष्मा में बदल देता है, हीट में बदल देता है। ठीक है, गर्म कर देता है। और क्या करता है, यह गलनांक इसका ज़्यादा होता है नाइक्रोम वायर का, क्योंकि यह बहुत लंबा चल भी जाता है, 5 से 6 दिन चल जाता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहता है 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को कितना है 110 वोल्ट के सीरीज से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वह P बराबर V² लगने वाला है। ठीक है, और आपके सामने और भी चीज़ें डिटेल्स दी गई हैं। तो P बराबर V²R, तो सबसे पहले हम इस दो को दिया हुआ है, यानी V की वैल्यू दी हुई है और P का वैल्यू दिया है, इस दोनों से हम लोग क्या करते हैं, R की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, R की वैल्यू मेरे ख्याल से हो जाएगा 220, है ना, यानी 22 × 22 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कहें तो मेरे माइंड में कैलकुलेट हो गया, 22 × 22 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 22 × 22 हो गया। ठीक है, अब R का वैल्यू पता है, P का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 110 × 110 बटा में 220, 22 था ना, 22 × 22 था, 22 × 22। ओके, तो यहाँ पर से देखो ये एक बार में, ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, देखो ये कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये 10 बार में, ये भी 10 बार में, ये 1, ये 5 और ये 5, 5 5 25 वाट। 25 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 25 वाट होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग भी इसी तरीके से बना रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है आज का दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं, DLED के हर एक बच्चा को जोड़िए।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 25 कहता है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो नहीं है वह BH3 है, ठीक है। BH3 इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं, बाकी जो दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस, NO3 और H3O ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।